सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि की इस पावन भूमि पर आज मुझे संभल और चंदौसी की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, चंदौसी की लोकप्रिय विधायक और प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सैनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह साक्य जी, जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह रिंको जी, पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरीश ठाकुर जी, भारी संख्या में संभल और चंदौसी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार की भूमि, सनातन के इस पावन तीर्थ सत्यव्रत से जिसने अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए आज संभल के रूप में जाना जाता है, ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे जनपद संभल में चंदौसी, जो वृंदावन कहा जाता है इस क्षेत्र का, चंदौसी में गणपति की 145 फुट और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा के भी अनावरण का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी महानुभावों को जिन्होंने चंदौसी को यह उपहार दिया है, गणपति विघ्न विनाशक गणपति की 145 फुट ऊंची प्रतिमा और प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाना और इंतजार करना, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन मूर्तियों का मैं अनावरण कर सकूं
मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी संभल वासियों को, चंदोसी वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने जो पहले भी कहा कि श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, यह हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इन कूपों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ा कर पाएगा। देख रहे थे ना, 10,000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर गए और कहीं कोई साक्ष्य न रहे। इसके लिए इन्होंने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लैंड रिकॉर्ड को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते।
और सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है, और स्वरूप उसने दिखाया है वैसे ही जैसे 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बहन और भाइयों, इसीलिए हम लोग अब यहां पे जोई में यहां पर पुलिस लाइन का निर्माण भी कर रहे हैं। संभल के अंदर पीएसी की बटालियन का गठन भी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है, और संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। बहनों और भाइयों, अपनी विरासत का संरक्षण करना हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन जिन लोगों ने इस विरासत को अपमानित किया, जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शोभा यात्रा उनके आयोजनों को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देते थे, इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं, इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए, गरीब की कीमत पर सत्ता चाहिए, एक दलित और वंचित की कीमत पर सत्ता चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर जो गरीबों का अपमान करते हैं, आस्था का अपमान करते हैं, और उसका साक्षात रूप हमने स्वरूप यहां देखा था। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, संबल फिर से खड़ा हुआ है, सत्य व्रत के नाम पर फिर से अपने नाम को पुनः उन स्मृतियों के साथ जोड़ते हुए आज वह आगे तन करके खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अब संभल रुकने वाला नहीं है, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाला है, और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे यहां पे 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को फिर से सौगात देने के लिए आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, यह अनवरत प्रक्रिया है। आज ये डबल इंजन की सरकार है तो हम ये कार्य कर पा रहे हैं। क्या ये काम 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था, और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था, अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था, अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संबल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। याद करिए डबल इंजन सरकार के कार्य। आप आए होंगे, आप देखो ना कितने भव्य भव्य भवन बन रहे हैं। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए बन रहे हैं, आपकी सुरक्षा, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए।
एक छत के नीचे हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस छत के नीचे आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। और लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसके जिनको हम 100 साल के बाद भी उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य रखेंगे। नहीं कर पाएगा कोई। ये बड़े भवन इसीलिए अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसका काम तमाम करवा देंगे कुछ ही मिनटों में। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष में कार्य कैसे होना चाहिए, ये डबल इंजन सरकार की ताकत को देखा है। कोई सोचता था गंगा एक्सप्रेसवे यहां से जाएगी, आज क्या शानदार एक्सप्रेसवे बनी हुई है, क्या शानदार एक्सप्रेसवे है। यहां से 4 घंटे में प्रयागराज, यहां से दिल्ली की दूरी आसान कर दी है। हरिद्वार जाना चाहेंगे हम सीधे हरिद्वार तक जोड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, एयर कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो ये कनेक्टिविटी स्पीड हमारी स्वयं की गति को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये हमारी वर्तमान और भविष्य की प्रगति का आधार भी बनता है और वही प्रगति समृद्धि का आधार भी बनता है। यही प्रगति समृद्धि का आधार बनता है। आज ये विकास संभल में दिखाई देता है। यहां के प्रोडक्ट को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। संभल के अंदर मेल्था उत्पादक किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंथेटिक मेल्था को ज्यादा टैक्स लगाया है और जो किसान के द्वारा उत्पादित मेल्था होता है उसके टैक्स के रेट को कम किया है, जिससे संबल को भी पहचान मिल सके। और बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत का संरक्षण भी है, चारों ओर से कनेक्टिविटी है। मैंने गुलाब देवी जी को बता दिया था, मैंने कहा जो फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं सब हम स्वीकृत कर देंगे, आप प्रस्ताव भेज दीजिए, चिंता मत करिए। माध्यमिक शिक्षा की मंत्री स्वयं है और स्कूल मुझसे मांग रही है। अरे मैं तो उनसे मांगता हूं कि एक विद्यालय यहां के लिए भी स्वीकृत कर दीजिए। और मैंने उनसे कहा है, मैंने कहा आप जबरदस्ती मेरे मुंह से क्यों घोषणा करवा रहे हैं, हम तो अब अच्छे विद्यालय भी बना रहे हैं। उन्होंने यहां पे इंटर कॉलेज की मांग की है चंदौसी में, और जरूर बनना चाहिए, बनेगा, जरूर बनेगा, और वही स्वयं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिसने बीजेपी को वोट दिया होगा नहीं दिया होगा, किसी का कोई चेहरा देख करके भाजपा का जिलाध्यक्ष या कोई विधायक, चाहे वह यहां पर गुलाब देवी जी हो, चाहे वह अजीत यादव हो, या फिर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव जी हो, क्या इन्होंने कभी किसी का चेहरा देख करके कहा कि इसने वोट नहीं दिया तो इसको लाभ नहीं मिलेगा? कभी नहीं, सबको दिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज दिया जा रहा है। याद करिए ना, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंच रहा है। एक सरकार कांग्रेस की थी, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ गाए बगाए बिना मांगे समर्थन देती थी। अन्य दलाल किस्म के गुंडे माफिया सब काली उस पे कब्जा कर लेते थे।
ये जो 85 रुपये में डकैती पड़ती थी, ये किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के मकान का पैसा था, आवास का पैसा था, किसी किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या फिर किसी किसान के कृषि यंत्रों का पैसा था। ये किसी निराश्रित महिला, किसी वृद्धजन या किसी दिव्यांग जन का पेंशन का पैसा था, जिसको ये हजम कर जाते थे। किसी बेटी की शादी का पैसा था, किसी बेटी के स्कूली शिक्षा का पैसा था, जिसको ये सपा के लोग और कांग्रेस के लोग हजम कर जाते थे। आज जब मोदी जी या लखनऊ में कोई बटन दबाते हैं, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया उस लाभार्थी के खाते में सीधे जाता है, बीच में कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई उसमें नहीं ले सकता है, हिस्सा नहीं ले सकता। हिस्सा लेने का मतलब वो जेल जाने की तैयारी कर रहा है। आज कोई बेटी की सुरक्षा पर और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। पहले सपा के समय दंगे होते थे, कांग्रेस के समय दंगे होते थे, और संभल से ज्यादा दंगों के इस कुख्यात इतिहास को कौन जानता है? कौन जानता है? 78 में कितना बड़ा दंगा हुआ था, जला दिया गया था, मार दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं, नो दंगा नो कर्फ्यू। एक नए युग में हम प्रवेश कर गए हैं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब तो संभल में सब चंगा है, मस्ती के साथ संभल चल रहा है, अब कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने पहले कहा बेटी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो मान के चलो कि उसके लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, सुरक्षा सुशासन की आधारशिला है, सुशासन निवेश की आधारशिला है, और निवेश आएगा तो रोजगार भी लेके आएगा। आज जब हम नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, संभल का नौजवान भी आता है, कोई पुलिस में भर्ती हो रहा है, कोई अधिकारी बन रहा है, कोई शिक्षक बन रहा है, कोई तहसीलदार और कोई एसडीएम बन रहा है। संभल के नौजवान भी उसमें भागीदार बन जाते हैं। पहले तो इस पे केवल सिपाही सिंडिकेट का कब्जा था, आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के। 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 65 लाख गरीबों के घर में सिर ढकने के लिए छत मिल गई, एक घर मिल गया, 3 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ से अधिक जनता को हमने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा उपलब्ध करा दी। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य, कहीं से भी वो उपचार करा सकता है। 2 करोड़ लोगों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, कोई समस्या नहीं। ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 2017 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके। सोचते भी कैसे? उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी, और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारद था, दंगे होते थे,
दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की, उस विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम पूरा तब करेंगे जब संभल भी साथ साथ चलेगा, तब प्रदेश का विकास होगा। हर जनपद आत्मनिर्भर होगा तब उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भी होगा, और विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। और उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आज मैं यहां पर 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात संभल वासियों को प्रदान कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये योजनाएं आपके इस जनपद से जुड़ी हुई हैं, जिनमें हम लोगों ने इस जनपद की तमाम परियोजनाओं की चर्चा अभी यहां पर आपके सामने श्रीमती गुलाब देवी जी ने किया। मऊ, कठेर, फतेहपुर, समसोई, चंदौसी मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, चंदौसी बरेनी रीट का बाजार मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, चंदौसी से कुड़ फतेहगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, प्राचीन ऋषिकेश कूप, अमृत कूप की खुदाई, मरम्मत, सुंदरीकरण, यम तीर्थ स्थल के पर्यटन विकास का लोकार्पण, नवीन हाई स्कूल असालत नगर जराई में और एवं नवीन राजकीय हाई स्कूल संजैनी का लोकार्पण का कार्यक्रम, और आज शिलान्यास हो रहा है 24 कोसी वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। बैजोई में 100 बेड के जिला चिकित्सालय के भवन का शिलान्यास, बिलारी जरमार्ग चंदौसी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, श्री हरि कल की विष्णु मंदिर में देव तीर्थ संख माधव में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य का शिलान्यास, बल्ली कूप, सप्त सागर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, अकर्म मोचन कूप, मृत्यु कूप, अशोक कूप में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के कार्य का शिलान्यास, प्राचीन देव तीर्थ पाप मोचन तीर्थ, प्राचीन देव तीर्थ 50 मोचन तीर्थ में भी इसके सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संभल में मॉडल श्री मॉडल के अंतर्गत उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। इन सभी परियोजनाओं का मैं आपको बधाई देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, जो भारत का है उसको जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, यह अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया तो डबल इंजन की सरकार इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा को लेकर के आज संभल ने जो यात्रा अपनी प्रारंभ की है, हम सब साथ साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज की इन परियोजनाओं के लिए श्रीमती गुलाब देवी जी को
यहां के सभी पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सतपाल सैनी जी हैं, जयपाल सिंह व्यस्त जी हैं, अजीत यादव जी हैं, अनामिका यादव जी हैं, इन सभी को और यहां के अपने पदाधिकारियों को भी हृदय से बधाई देता हूं। श्री परमेश्वर लाल सैनी जी बहुत पुराने नेता हैं, इन सबको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं विरासत और विकास की इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।